चंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो जेई की भर्ती हुई थी उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उस पर। इसके अलावा जेई सिविल भर्ती में बच्चों का क्वेश्चन था कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें दो तरह की भर्ती है, एक सामान्य भर्ती और एक बैकलॉग भर्ती, दोनों में क्या अंतर होता है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर और सिविल की जो नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा फार्मासिस्ट की आंसर की जारी कर दी गई है, क्या उसकी आंसर की जारी करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेकर बच्चों का क्वेश्चन था कि इसकी आप जेई की कट ऑफ बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है अभी जल्दी, ठीक है। जल्दी क्या मतलब टाइम हो गया, महीने काफी टाइम हो गया, लेकिन ये एग्जाम 2026 में ही कंडक्ट कराया गया है आपका। और इसमें जो टोटल पोस्ट आपकी थी, मतलब इसमें टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी, 93 के आसपास, 93 के आसपास आपकी पोस्ट इसमें थी। और इसी में सबसे कम बच्चों को अभी तक यूपीएससी में शॉर्टलिस्ट किया गया था और लगभग 3263 बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी टोटल स्टूडेंट जो थे वो आपके 3263 स्टूडेंट को आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है। और इसमें से जो बच्चे प्रेजेंट थे, मतलब अटेंडेंस जो थी वो 85% के आसपास थी, ठीक है। अटेंड किन्होंने किया एग्जाम को, 85% के आसपास लोगों ने इस एग्जाम को अटेंड किया था, ठीक है। तो सीधी सारी बात है। और पेपर का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा आसान था, मॉडरेट लेवल का ये आपका पेपर था, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है इसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपकी 71 से 73 के बीच में घूमेगी, क्योंकि इसमें टॉप के बच्चे हैं, जो हाईएस्ट स्कोरर है वही इसमें है और वही आपके डीपी में भी बैठेंगे। तो आमोनन है कि यूआर की कट ऑफ आपकी अमोनन 70 से कम नहीं जाएगी, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। इससे आगे नहीं जानी चाहिए, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ हमेशा मिनिमम बनती है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 69 से 71 के बीच में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आपकी 67 से 69 के बीच में घूमेगी। वही अगर आप एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ आपकी, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ लगभग 63 से 65 के बीच में घूमेगी। और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ भी ठीक ठाक होगी, 55 से 57 नंबर के आसपास में ये कहीं घूमेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसटी कैटेगरी की 55 से 57 रहेगी। और मेरे हिसाब से यही आपकी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कट ऑफ है, मुझे जहां तक लगता है। इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं जानी चाहिए जेई की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी जेई सिविल की भर्ती है, जिसमें बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो रिजर्व कैटेगरी में बैकलॉग और सामान्य पोस्ट है उसमें क्या होता है, बैकलॉग कैसे सामान्य से वो अलग होता है। तो देखिए वेरी सिंपल सी बात मैं समझाता हूं। जो आपका सामान्य पोस्ट है, यानी कि जो आपका रेगुलर पोस्ट है, वो पोस्ट आपका तब निकाला जाता है जब आपका नया कोई, मतलब आपकी सीट उसमें इन्वेंट की गई हो या नई सीट ऐड की गई हो तो वो आपकी इसमें ऐड हो जाती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे वो रिटायर्ड हो जाते हैं और वो सीट वैकेंट हो जाती है, तो वो सीटें यानी कि जो नई सीटें हैं प्लस वो सीटें जो खाली हुई है रिटायर्ड होने के बाद, जो ऑलरेडी वर्कर वहां पे वर्क कर रहे थे वो रिटायर्ड हुए, उनके रिटायर्ड होने के बाद जो सीटें खाली हुई उन दोनों सीटों का कॉम्बो होता है आपका रेगुलर भर्ती यानी सामान्य चयन की भर्ती, ठीक है। वहीं अगर आप बात करेंगे बैकलॉग भर्ती की, तो बैकलॉग भर्ती में होता क्या है कि मान लीजिए इस डेट 2025 में आपकी भर्ती निकली है, उसमें मान लीजिए जिस भी कैटेगरी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में जो भी आपकी कट ऑफ गई है, उस कट ऑफ के बाद आपके बच्चे नहीं मिले, मतलब वो सीटें खाली रह गई, बच्चे आपके अवेलेबल नहीं रहे, तो वो सीटें आपकी वैकेंट रहती है। अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की सीटें हैं
तो वो आपकी वैकेंट रहेंगी, और वो वैकेंट सीटें क्या होगा, अगली भर्ती जो सिमिलर भर्ती, मान लीजिए जेई 2025 में जो भर्ती आई उसमें ओबीसी की 20, एससी की 30 और एसटी की 40 सीटें खाली रह गई है, तो वो सीटें अगली भर्ती जब 2026 में जो जेई की भर्ती आएगी उसमें उन सीटों को ऐड किया जाएगा, और उस सीट को किसमें ऐड किया जाएगा, बैकलॉग में। मतलब वो सीटें जो प्रीवियस ईयर में खाली रह गई क्योंकि आपको कैंडिडेट नहीं मिल पाए या कैंडिडेट उतना मार्क्स नहीं पा पाए थे, इस वजह से कैंडिडेट की शॉर्टेज हो गई, जिस वजह से वो सीटों को अगली भर्ती में ट्रांसफर किया जाता है और उसी सीट को बैकलॉग कहते हैं। ये सीट ना ही अनरिजर्व कैटेगरी को दी जाती है कभी भी, अगर वो 2 साल नहीं मिला तो तीसरे साल चली जाएगी, चौथे साल चली जाएगी, लेकिन ये भरेगी रिजर्व कैंडिडेट से ही। तो यही अंतर है बैकलॉग और सामान्य चयन में, यानी कि अगर आप बैकलॉग में भी भरते हैं तो भी आपको सेम पोस्ट, सेम पावर, सेम चीजें, सेम प्रमोशन, सब कुछ सेम मिलेगा जो सामान्य चयन वालों को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि आप खुद समझदार हैं और आप अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको कहां किस कैटेगरी में कब भरना है। ठीक है, उसके बाद मेरा ही विरोध होने लगा, काफी लोग कमेंट में कहने लगे कि इनकी बात मत सुनिए। भाई बात क्यों नहीं सुनिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना बात न सुनने वाली बात है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन आपका था मैंने समझा दिया कि बैकलॉग और सामान्य चयन में क्या फर्क होता है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है कि जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर की भर्ती कब तक आएगी। तो भाई ये भर्ती तभी आएगी जब आप लोग यूनाइट होकर कॉन्टिन्यूअस आयोग पहुंचेंगे, बिना आपके आयोग पहुंचे ये भर्ती नहीं आएगी। और एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूं, आप अगर ऐसे ही सुस्त बैठे रहे ना और सितंबर अक्टूबर का समय बीत गया तो फिर भूल जाइएगा कि ये भर्ती आपकी पेट 2025 से आने वाली है, तब ये भर्ती चली जाएगी पेट 2026 में। और पेट 2026 की जो भी भर्तियां आएंगी वो होंगी चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद होगी तो फिर वही आयोग का 2 साल, 3 साल, 4 साल वाला रिजल्ट का प्रोसेस होगा। जैसे अभी आपको जल्दी जल्दी सारी भर्ती क्लियर होते दिख रही है, वो दिखेगी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुस्त रहना है और सुस्त रह के घर पे बैठे रहना है और इंतजार करना है कि भर्ती आएगी, तो फिर पेट 2026 में आप इंतजार कीजिए और 28-29 में आप जॉब लीजिएगा, 27-28 में जॉब लीजिएगा। लेकिन आपको तनिक भी लगता है कि नहीं भाई साहब हमको इसी साल इस जॉब को पाना है, तो आपको पेट 2025 में इस भर्ती को लाना होगा, और लाने के लिए आपको आयोग जाना होगा। ठीक है, बाकी सिविल की जो नई भर्ती है वो तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी 4612 वाली भर्ती क्लियर नहीं होती। 4612 वाली भर्ती क्लियर होगी तो आपकी सिविल की नई भर्ती आ जाएगी। लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर वालों से रिक्वेस्ट है, अपने लिए कम से कम कार्य कर लो भाई साहब, अपने लिए, नहीं तो फिर भूल जाओ। अगर एक बार भर्ती पेट 2026 में गई तो फिर भूल जाना कि तुमको साल भर के अंदर नौकरी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट की जो भर्ती कंडक्ट हुई थी उसकी आंसर की जारी कर दी गई है, और आंसर की के बाद कट ऑफ में काफी अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफी नहीं, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क अगर आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा तो बिग फार्मा वालों का बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जो इसमें टोटल पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट में, तो वो आपकी लगभग 564 के आसपास है। टोटल पोस्ट आपकी 564 के आसपास है, और कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 25,850 के आसपास शॉर्टलिस्ट हुए थे। ठीक है, तो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट कितने हुए, 25,859 के आसपास बच्चे लगभग शॉर्टलिस्ट हुए थे इस भर्ती में। ठीक है, इतने बच्चे। और अटेंडेंस कितनी रही थी आपकी, अटेंडेंस जो लगभग रही थी वो लगभग 83 से 85% के आसपास आपकी इसमें अटेंडेंस रही थी। ठीक है, 83 से 85% के आसपास लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है। अब इस एग्जाम में हुआ क्या, इस एग्जाम में देखिए पेपर का जो लेवल था वो था आपका मॉडरेट। कौन सा सेक्शन मॉडरेट था, फार्मासिस्ट वाला जो कोर्स वाला क्वेश्चंस थे, जो कोर्स वाले 65 क्वेश्चन थे वो आपके मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन जो 35 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन यूपी जीके का और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, थोड़ा भी बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। लगभग 35 में से 34-33 नंबर इजिली वो कवर कर लेंगे, इससे कम वो कवर नहीं करेंगे अगर उन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो यानी कि जो जीके का क्वेश्चन और कंप्यूटर का क्वेश्चन था उसका लेवल इजी था, लेकिन फार्मासिस्ट का जो मेन कोर्स का पेपर था उसका लेवल
मॉडरेट था, ना ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा इजी था। ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे नो डाउट है, लेकिन फिर भी पेपर का लेवल मॉडरेट था। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि फॉर्म बी फार्मा वाले भी भरे हुए हैं, कौन भरा हुआ है? बी फार्मा वाले भी फॉर्म भरे हुए हैं, और आमोनन है ये आपका किसी भी डिप्लोमा होल्डर से ज्यादा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये पढ़ने वाले थोड़े भी बच्चे हैं तो आमोनन है यही सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। और हो सकता है आपको इसमें देखने को ये मिले कि बी फार्मा वालों को यहां से बाहर कर दिया जाएगा, तो कंपटीशन किस में केवल रह जाएगा? डी फार्मा में। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपके 564 भर्ती है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 5 गुना बच्चों को आपका डीबी में बुलाया जाएगा। कितना? 5 टाइम आपके बच्चों को डीबी में बुलाया जाएगा। तो यानी टोटल ये मान के चलिए 2820 बच्चों को, कभी दुगना बुलाते, कभी 3 गुना, कभी 5 गुना, कभी 6 गुना, 7 गुना, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 5 गुना आपको बुलाया जाएगा, यानी 2820 बच्चे टोटल आपके बुलाए जाएंगे। हो सकता है एक बार लिस्ट और जारी करनी पड़े डीबी में, क्योंकि उसमें बी फार्मा के बच्चे होंगे, और अगर बी फार्मा के बच्चे बाहर होंगे तो आमोनन है कि एक बार लिस्ट और थोड़ी जारी हो सकती है कि इस कैटेगरी में बच्चे नहीं मिलेंगे, उस कैटेगरी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो ये फिर भी मान के चलिए पेपर का लेवल क्वेश्चन मॉडरेट था, तब भी अच्छा खासा स्कोर बच्चों ने किया हुआ है। ठीक है, अच्छी खासी स्कोर डी फार्मा के बच्चों ने भी इसमें किया हुआ है। तो लगभग ये मान के चलिए कि यूआर की इसमें सीट आपकी 224 है। यूआर की सीटें यूआर प्लस ओबीसी प्लस एससी प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस एसटी से भरती है, यानी ओवरलैपिंग से भी भरती है, यानी कि बेस्ट बच्चे जो भी हर कैटेगरी के होंगे वो यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, और सीटें कितनी है? महज 224 सीटें हैं। तो ये लगभग मान के चलिए कि आपका जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी, इसकी मैक्सिमम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, मिनिमम पे बनती है, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि मैक्सिमम अगर ये कूद के जाएगी तो ये चली जाएगी 69 से 71। ठीक है, 69 से 71, और उसका रीजन है सीटें कम होना। उसका रीजन क्या है? सीटें कम होना। पेपर का एक ऐसा 2 सेक्शन जो अच्छा खासा आपको स्कोर करा रहा है, 30 नंबर भी आप यहाँ पे 35, अगर आप फार्मासिस्ट में कवर भी कर लेते तो आमोनन आप यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, 69 71, तो ये मान के चलिए इससे कम जा सकती है कट ऑफ, आगे नहीं जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम जा सकती है। ठीक है, अगर यही बात हम ओबीसी के लिए कर लें तो ओबीसी के लिए भी ये कट ऑफ आपकी लगभग 67 से 69। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये आपकी कट ऑफ 65 से 67, और एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की भी अगर हम बात कर लें तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 60 से 62 के बीच में, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की आप बात करें तो 55 से 57 के बीच में ये कट ऑफ घूमेगी, 55 से 57 के बीच में। और अगर आप बात कर रहे हैं फीमेल कैटेगरी की तो इनकी कट ऑफ 61 से 63 घूमेगी, महिला कैटेगरी की कट ऑफ 61 से 63। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, कम जाएगी, ज्यादा जाने के चांसेस कम है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपना नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।